नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये करंट अफेयर का पापा वीडियो है। ये कंप्लीट नेशनल, कंप्लीट इंटरनेशनल, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीजें इसमें करवाई गई हैं। 18 इसमें जो सेक्शन या टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर इंक्लूडेड है, वन लाइनर भी है और प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, समिट हो गए, रैंक एंड रिपोर्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, डेट्स हो गए, थीम्स हो गए, बुक्स, ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के कैंपेन्स हो गए, गवर्नमेंट के एप्स, पोर्टल्स हो गए, ऑबिटुअरी हो गई, डिफेंस हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एप्स एंड पोर्टल्स हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, जीआई टैग हो गए, साइक्लोन हो गया, प्लेसेस इन न्यूज हो गए और वन लाइनर हो गए। तो कंप्लीट करंट अफेयर है ये, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, सभी स्टेट पीसीएस के लिए प्लस सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। ये पूरा वीडियो जरूर देख लिया करिए हर बार। और यूपी पीसीएस की बिल्कुल शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। आप उसमें ज्वाइन करके वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सारे स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, एचसीएस की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट जो है आप इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उतना जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट सिर्फ 3 नंबर है हमारे, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। सिर्फ इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे लेटेस्ट पेड ग्रुप में आके ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक और जेन्युइन करंट अफेयर आपको मिल सकता है। करंट अफेयर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, डेली डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद जाके जो है मंथली जब ये कंपाइलेशन हो रहा होता है तो 8 स्टेज से जाके प्रूफ रीडिंग से लेके ट्रांसलेशन से लेके जो है पूरा एक एक न्यूज, जो भी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हो, सब कुछ इसमें दिया जाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर हाईली रिकमेंडेड होता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, इवन यूपीएससी के लिए, जो उसमें फैक्चुअल करंट अफेयर आता है। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो इस वाले वीडियो से ओवरऑल या टोटल करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। बाकी यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, एमपी स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल और सारे स्टेट पीसीएस का आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मिलता रहेगा। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 1 महीने का पूरा करंट अफेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एक ही जगह यही मिलेगी आपको। वर्ष 2024 के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आखिरी मंथली करंट अफेयर वीडियो में, यानी दिसंबर मंथ 2024 के मंथली करंट अफेयर के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष भर आपने एक बार फिर से देखा, पिछले वर्षों की तरह ही, कि जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हुए थे, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम हुए थे, उसमें करंट अफेयर के सवाल एमसीक्यू वाले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इन्हीं वीडियोस में से आए थे। सारे स्क्रीनशॉट और प्रूफ जो है हम अपने फ्री टेलीग्राम में दे चुके हैं और आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वर्ष 2025 में भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम का प्रयास रहेगा कि हम इन वीडियोस की क्वालिटी और भी ज़्यादा अपग्रेड करें और हो सकता है कि आगे स्मार्ट बोर्ड के वीडियोस भी आपको मिलने लगेंगे। मंथली करंट अफेयर के कौन कौन चाहता है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और आइए चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एग्रीमेंट सेक्शन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। एग्रीमेंट यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हुआ है, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण और एग्जाम में आने लायक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट बिटवीन नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया और फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ, फ्रांस के साथ भारतीय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सहयोग साझा किया है, जिससे युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम जो बनने वाला है, युगे युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय, ये विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है। और चूंकि फ्रांस के पास काफी एक्सपर्टीज है म्यूजियम वगैरह डेवलप करने की, तो फ्रांस जो है इसमें सहयोग करेगा। दिल्ली के रायसीना हिल्स परिसर के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को जो है, पूरे ब्लॉक को जो है युगे युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में बदला जाएगा। तो ये लोकेशन आपसे पूछ सकते हैं। जिस तरीके से डिटेलिंग पूछी जा रही है आजकल एग्जाम में, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स भी जरूरी है। तो दिल्ली में तो बनेगा, लेकिन दिल्ली में कहाँ बनेगा, ये आ सकता है रायसीना हिल्स परिसर के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनेगा। फ्रांस इसमें सहयोग करने वाला है। आगे है ट्रांस पैसिफिक व्यापक और प्रगतिशील भागीदारी समझौता, यानी कि ट्रांस पैसिफिक कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप, CPTPP एग्रीमेंट जो है, इसमें लेटेस्ट कंट्री जो शामिल हुआ है वो कौन शामिल हुआ है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल हुआ है। 12वां कंट्री है जो इस एग्रीमेंट से जुड़ा है और फर्स्ट यूरोपियन कंट्री। अभी के लिए इतनी डिटेल काफी है। और ये पार्टनरशिप कब शुरू की गई थी? वर्ष 2018 में, इसको ध्यान रख सकते हैं।
आगे है भारत और ब्रिटेन के मध्य समझौता हुआ है यहाँ पर। भारत और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालयों के बीच भारतीय नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के डिजाइन और विकास के लिए जो है ब्रिटेन सहयोग करेगा भारत के साथ। ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। आगे अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। साल के एंड में काफी सारे इंपॉर्टेंट सरकारी अपॉइंटमेंट्स होते हैं। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये नए चीफ मिनिस्टर यहाँ पर झारखंड के चौथी बार, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, इन्होंने शपथ ली। हेमंत सोरेन ने झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शपथ दिलाई, क्योंकि अभी लेटेस्ट चुनाव वहां पे कंडक्ट हुए। ये किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? बरहेट असेंबली सीट से, क्योंकि आजकल ये भी पूछे जाने लग रहे हैं कि बड़े नेता जो है किस असेंबली सीट से जो है इलेक्शन जीते हैं। बीपीएससी ये सब चीजें पूछता है। देवेंद्र फडणवीस ये जो है भाजपा से चीफ मिनिस्टर बन गए, महाराष्ट्र के तीसरी बार ये बने हैं। महाराष्ट्र के कुल मिलाकर 21वें मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के कोलाबा क्षेत्र के विधायक राहुल नार्वेकर जो है दूसरी बार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। कालिदास कोलंबकर को वहां पर प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। आगे अपॉइंटमेंट यहाँ पर है फ्रेंकोइस बायरू का। फ्रेंकोइस बायरू ये जो है नए पीएम बने हैं, प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के। ठीक है, फ्रांसीसी राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने इनकी नियुक्ति की। रिमताल्बा जीन इमानुएल आउड्रागो, इनका नाम थोड़ा अजीब सा है, ये बुर्किना फासो के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आपको पता है वहां पर मिलिट्री जुंटा का शासन है, तो जुंटा ने जो है ये राष्ट्राध्यक्ष या फिर कह सकते हैं प्रधानमंत्री वहां पर नियुक्त किया है रिमताल्बा जीन इमानुएल आउड्रागो को। अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप में देखें तो बर्किना फासो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बर्किना फासो ये है और ये इसकी कैपिटल है। आउगा डूगो ये कैपिटल है। और ये जो प्राइम मेरिडियन जो है ये यहाँ से जा रहा है, ये पास होता है किससे? बर्किना फासो से प्राइम मेरिडियन जो है पास होता है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बाकी इक्वेटर ये कट नहीं करता है बुर्किना फासो को। बुर्किना फासो किसके साथ सीमा साझा करता है? नाइजर कंट्री के साथ, माली के साथ। ठीक है, माली की कैपिटल टिम्बकटू है। और जो है माली कैपिटल एक्चुअली बामाको है, टिम्बकटू वहां पर एक शहर है। ठीक है, और बाकी कोट डी आइवर ये साझा करता है सीमा इससे, और घाना साझा करता है। टोगो इससे भी सीमा साझा करता है, और बेनिन जो है सीमा साझा ये करता है। ठीक, तो ये कंट्रीज जो है ये लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं बर्किना फासो के साथ। इसके बाद अपॉइंटमेंट हुआ है इसाके वुलू ईके का। ओसाको वलू ईके ये टोंगा के नए प्रधानमंत्री बन गए। वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप पर नजर घुमाएंगे और देखेंगे कि टोंगा यहाँ पर पड़ेगा कहीं पैसिफिक में। ठीक है, ये है टोंगा और इसकी कैपिटल है नुकू अलोफा। ये टोंगा आइलैंड है बेसिकली, और टोंगा आइलैंड जो है ये यहाँ पे पड़ता है करीब। और ये जो लाइन जा रही है ये कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में पड़ता है टोंगा, ये ध्यान रखा जा सकता है। ठीक, टोंगा आइलैंड हो गया पैसिफिक में। बाकी टोगो एक कंट्री है, टोगो कंट्री पड़ती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो इन दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट अफ्रीकन कंट्री में ही नेटुम्बो नांदी नदैतवा का हुआ है। इनको ट्रिपल एन बोलते हैं। नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ये एग्जाम में आने लायक है, जब भी कोई जो है महिला राष्ट्राध्यक्ष किसी भी देश में पहली बार बनती है तो उसके बारे में एग्जाम पूछा जाता है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष ये बनी है नेटुम्बो नांदी नदातवाही, और जो है कह सकते हैं इनको ट्रिपल एन के नाम से जानते हैं। ये नामीबिया है, ये साउथ अफ्रीका के थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है वेस्टर्न साइड में। नामीबिया की कैपिटल विंडहोक है। ठीक है, और ये सीमा साझा करता है किससे? नामीबिया का सीमा साझा करता है जो है बोट्सवाना से। ठीक है, ये जिम्बाब्वे से भी थोड़ी सीमा साझा करता है, और ये सीमा साझा करता है जैम्बिया से, और अंगोला से तो करता ही है। तो ये सब कंट्रीज जो है सीमा साझा करते हैं नामीबिया से। जॉन ड्रमानी महामा ये घाना के नए राष्ट्राध्यक्ष बने हैं, घाना के। फिर बाद में सुभाष कुमार रक्षा मंत्रालय में भारतीय रक्षा लेखा सेवा में निदेशक बने हैं। ये वैसे जरूरी नहीं होते इतनी छोटी छोटी पोस्ट। ठीक है, हर आईएएस अधिकारी की पोस्ट हम नहीं ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे हम लोग। काश पटेल ये काफी चर्चा में सोशल मीडिया में, ट्विटर वगैरह में आपने देखा होगा। काश पटेल इंडियन अमेरिकन है, यानी इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन नागरिक हैं। इनको न्यू डायरेक्टर ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है ट्रम्प गवर्नमेंट ने। संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर बन गए। कुल मिलाकर 26वें गवर्नर ये बने हैं आरबीआई के। संजय मल्होत्रा डी सुब्बा राव के बाद वित्त मंत्रालय से सीधे पदभार ग्रहण करने वाले पहले आरबीआई गवर्नर बने हैं, और शक्तिकांत दास का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। शक्तिकांत दास के नाम भी एक अचीवमेंट है। सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास। और तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन थे? बेनेगल रामाराव या बी रामाराव। रिजर्व बैंक की वेबसाइट पे सारे गवर्नर्स की लिस्ट दी हुई है, ये देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन एक बार आरओ में आया था। ऑसबॉर्न स्मिथ ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई और पहले विदेशी आप कह सकते हैं।
फर्स्ट जो है कह सकते हैं इंडियन गवर्नर सर सी डी देशमुख आज़ादी के बाद, सर बेनेगल रामाराव सेकंड थे, फिर अंबे गांवकर, फिर एच वी आर अयंगर, मनमोहन सिंह जिनका निधन हुआ, क्या वो भी आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं? हाँ, बिल्कुल रह चुके हैं। ठीक है। आगे जस्टिस मुर्दू निरूपा बिंदु शिनी फर्नांडो, ये सेकंड वुमेन चीफ जस्टिस बनी है श्रीलंका की, सेकंड वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका। और फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका कौन थी? शिरानी भंडार नायक है, शिरानी भंडार नायक है। उनके बाद ये बनी है जस्टिस मुर्दू निरूपा, निरूपा बिंदु शनि। न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं उत्तराखंड के लिए, और उत्तराखंड संबंधी एग्जाम्स के लिए यूकेपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए काफी जरूरी अपॉइंटमेंट है। इनको किसने अपॉइंट किया था? वहाँ गवर्नर उत्तराखंड के जो इस समय गुरमीत सिंह ने, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने। शंभू एस कुमारन, शंभू एस कुमारन ये चेयरपर्सन बन गए हैं 68 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स के, शंभू कुमारन। एम्बेसडर शंभू एस कुमारन, ये इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस इन वियना में। वियना में जितने भी यूएन ऑफिस हैं उसमें भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं या एम्बेसडर हैं कह सकते हैं। इनको बनाया गया चेयरपर्सन 68 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स के लिए। इसके बाद जस्टिस मदन बी लोकुर, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं, और इनको अभी नया चेयरपर्सन बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल के लिए। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल का नया चेयरपर्सन बनाया गया जस्टिस मदन बी लोकुर को। तो ये काउंसिल होती है, इसमें 5 मेंबर होते हैं, उनमें से अध्यक्ष बनाए गए हैं मदन बी लोकुर। अदर मेंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कार्मन आर्टिगास हैं यूरुग्वे से, रोसाली बॉल्किन है ये ऑस्ट्रेलिया से, स्टीफन ब्रिजिना ऑस्ट्रिया से, और जे पोस्नल ये यूएस से। न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जो रह चुके हैं, इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। और एनएचआरसी के अध्यक्ष को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, पता होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया है। और जो है प्रियंका कानूनगो और जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी ये मेंबर बनाए गए हैं एनएचआरसी के, और ये चेयरपर्सन बनाए गए हैं जस्टिस वी राम सुब्रमण्यन। सलमान खान खो खो विश्व कप जो 2025 में भारत में होना नई दिल्ली में जनवरी 2025 में, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सलमान खान को। राजेंद्र मेघवार ये पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं, इनको सहायक पुलिस अधीक्षक वहां पर पाकिस्तान में नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करके पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं राजेंद्र मेघवार। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। ये देख लीजिएगा, कई बार जब राज्यपाल बदलते हैं तो उनके बारे में मैचिंग में क्वेश्चन आता है। हरि बाबू जो ये कंभमपति जो है मिजोरम के पूर्व राज्यपाल, अब ओडिशा के राज्यपाल बने हैं। जनरल विजय कुमार सिंह मिजोरम के राज्यपाल बने हैं, वीके सिंह। और उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान केरल के पूर्व राज्यपाल, ये बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। ठीक है। राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ये केरल के नए राज्यपाल बन गए हैं, और अजय कुमार भल्ला मणिपुर के नए राज्यपाल बन गए हैं, गवर्नर। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाएंगे हम लोग। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में सबसे पहले टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर जो दिसंबर में अनाउंस करती है टाइम मैगजीन, ये बनाया गया डोनाल्ड ट्रंप को, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। एथलीट ऑफ द ईयर कैटलीन क्लार्क को नियुक्त किया गया है, महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी है अमेरिका से। और टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 में टेलर स्विफ्ट थी। ठीक है। 2016 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, अपने पहले कार्यकाल के दौरान। इसके बाद यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में जो है ये इन मॉन्यूमेंट्स को चुना जाता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की तरफ से अबथसायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना जो थोकाची में चलती है तमिलनाडु में, इस प्रोजेक्ट को, और बीजेपीसीआई कंजर्वेशन प्रोजेक्ट मुंबई को, इन 2 प्रोजेक्ट्स को चुना गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार यानी प्राइज, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ये मिशेल बैशलेट को, चिली की पूर्व राष्ट्राध्यक्षा को मिला। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। ट्रॉफी एट 13 टीवीई ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स जो बाफ्टा में हुए थे, उसमें द कुम्बाया स्टोरी नामक इंडियन फिल्म को भी पुरस्कृत किया गया है शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में, ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा में जो हुए थे उसमें चुना गया इस फिल्म को, द कुम्बाया स्टोरी। इसके बाद आर्यभट्ट पुरस्कार एग्जाम पूछा गया था, ये मिला था पाउलुरी सुब्बा राव को। ठीक है। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया था। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड ये कई सारे लोगों को दिया जाता है, इसमें भारतीय को जो मिला है जरूर देखना चाहिए हमको। जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैटेगरी में
चैंपियंस ऑफ अर्थ में कई कैटेगरी होती है, जैसे इंस्पिरेशन एक्शन, साइंस एंड इनोवेशन, पॉलिसी लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरियल विजन। तो मेरे हिसाब से लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड जो इंडिया को मिला है, इंडिया से माधव गाडगिल को, जो इकोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम जरूर ध्यान रख सकते हैं। बाकी चाहे तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इंडियन को मिला है उसका नाम ध्यान रखिएगा, बाकी आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद कुवैत का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर। अभी कुवैत की यात्रा पर गए थे पीएम मोदी जी, वहां पर पुरस्कार इन्हें मिला था प्रधानमंत्री जी को। कुवैत का हाईएस्ट ऑनर द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर। तो प्रधानमंत्री जी का ये 20वां इंटरनेशनल ऑनर था, ये ध्यान रखा जा सकता है। टर्नर पुरस्कार, टर्नर पुरस्कार जसलीन कौर को मिला था। स्कॉटिश सिख आर्टिस्ट जसलीन कौर को टर्नर पुरस्कार 2024। भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि ये मिली थी सुप्रबल जन सेवाश्री जनरल अशोक राज सिगडेल को। नेपाली सेना के सेनाध्यक्ष को ऑनररी रैंक जनरल की दी गई थी भारतीय सेना की तरफ से, क्योंकि यहाँ के भी जनरल को वहां पर नेपाल में सम्मानित किया गया था, तो एक एक्सचेंज के तौर पर ये सम्मान किया गया था। जमशेद जी टाटा अवार्ड ये किरण मजूमदार शॉ को मिला था, बायोकॉन की चेयरपर्सन, इंडियन सोसाइटी ऑफ पॉलिटी की तरफ से जमशेद जी टाटा पुरस्कार। इसके बाद जेसी डैनियल अवार्ड ये शाजी एन करुड़ को केरल गवर्नमेंट की तरफ से। 20वां अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार ये नीला इब्राहिमी को। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार ये एस जयशंकर को मिला था, साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। भूटान का शाही सम्मान एवं दाशो की उपाधि अरुण कपूर को दी गई थी, भारतीय शिक्षाविद हैं। जिग्मे खेसर नामग्याल जो वहाँ के किंग हैं, उनकी तरफ से पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2024 के लिए बैंकिंग की उभरती सितारा महिला नेताओं में से एक के रूप में रिकॉग्नाइज्ड एज द राइजिंग स्टार वुमेन लीडर्स इन बैंकिंग ऑफ फॉर द ईयर 2024। भारती कोहली वुमेन ऑफ एडमायर ग्रुप की तरफ से। ये वैसे ज्यादा जरूरी अवार्ड नहीं, इसको छोड़ सकते हैं आप। बहुत ही लोकलाइज्ड अवार्ड जो है, जिनका लोकल इंपॉर्टेंस है, उसको छोड़ सकते हैं आप, ठीक है, ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर दूसरा है अमेरिकी नौसेना के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार विशिष्ट लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था टॉम क्रूज को, जो अभिनेता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ का गुड प्रैक्टिस अवार्ड, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन का गुड प्रैक्टिस अवार्ड इंडिया को मिला था। डॉक्टर मोहम्मद अजमान जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन की तरफ से, भारत को भी पुरस्कार दिया गया था, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन का गुड प्रैक्टिस अवार्ड। जीडी बिरला पुरस्कार 2024 ये प्रोफेसर सुबी जैकब को मिला था, सुबी जैकब जॉर्ज, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु में ये प्रोफेसर हैं। जीडी बिरला पुरस्कार प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को। 34वां व्यास सम्मान, अब व्यास सम्मान पुराना नहीं ध्यान रखना है। अब 34वां व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन का जो है, ये सूर्यबाला को मिला है, हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका सूर्यबाला को। सूर्यबाला का जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक है। उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी, कौन देश को वासी वेणु की डायरी नामक इनके उपन्यास को प्रदान किया गया है। और 33वां किसको मिला था? पुष्पा भारती को, यादें यादें और यादें नामक उनके काम के लिए। फिर राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का पुरस्कार है, एमपीपीएससी जो लोग देने जा रहे हैं फेब मंथ में, ये जरूर देख सकते हैं, बाकी के लिए कम जरूरी है। नेशनल तानसेन अवार्ड ये पंडित सोपन चौधरी को मिला था, तबला वादक हैं। राजा मानसिंह तोमर अवार्ड 2023 ये साणंद न्यास संस्था को मिला था, ये संस्था को मिलता है, साणंद न्यास संस्था जो इंदौर मध्य प्रदेश में, उसको राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार मिला था। ये अवार्ड जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में काम करने वाले आर्टिस्ट को। फिर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 42 पंचायतों को और 3 क्षमता निर्माण संस्थानों को दिया गया है, ठीक है। सारे के नाम याद रखना जरूरी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो ये पुरस्कार है, जैसे ये जो है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत पुरस्कार, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार, ये सब जो है किससे संबंधित है? ये सब नेशनल पंचायत अवार्ड से संबंधित पुरस्कारों के नाम है। आगे है ग्लोबल सेफ्टी रिकॉग्निशन, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल की तरफ से राम मंदिर जो बना है अयोध्या में, इसको ग्लोबल सेफ्टी रिकॉग्निशन मिला है, ठीक है। इसके बाद 5वां फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024, सर्वश्रेष्ठ सीरीज इसमें रेलवे मैन नामक सीरीज को मिला है, सर्वश्रेष्ठ सीरीज द रेलवे मैन, ये आप लोग सभी लोगों को देखनी चाहिए, काफी इंस्पायरिंग है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉमेडी में राजकुमार राव को गन्स एंड गुलाब्स के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी में गीतांजलि कुलकर्णी को गुल्लक सीजन 4 के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा में गगन देव रियार को जो स्कैम 2023 जो
स्कैम 2003 तेलुगु स्टोरी नामक से जो वेब सीरीज आई थी सोनी लिव पर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा में मनीषा कोइराला, हीरा मंडी द डायमंड बाजार नामक सीरीज के लिए नेटफ्लिक्स पे जो आई थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक समीर सक्सेना और अमित गुलानी, काला पानी नामक वेब सीरीज के लिए। अगर कोई वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए जो एजुकेशनल भी है, थ्रिलिंग भी है और जिसमें अडल्ट कुछ नहीं है ज्यादा, और जो काफी आपको इंट्रीग करेगी, वो काला पानी वेब सीरीज है। मेरे हिसाब से सभी को देखनी चाहिए। और फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सीरीज वेब ओरिजिनल में ये अमर सिंह चमकीला, सर्वश्रेष्ठ वैसे फिल्म होना चाहिए यहाँ पे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कैटेगरी में अमर सिंह चमकीला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिलजीत दोसांझ अमर सिंह चमकीला के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री करीना कपूर खान जाने जान फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इम्तियाज अली अमर सिंह चमकीला नामक फिल्म के डायरेक्शन के लिए। ठीक, तो ये हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं RSF प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024। अब ये विदेशी पुरस्कार है तो इसमें सारे लोगों के नाम नहीं ध्यान रखेंगे, लेकिन एक जो अवार्ड है वो यहाँ पे भारतीय जर्नलिस्ट को मिला है, द इंडिपेंडेंस प्राइज। द इंडिपेंडेंस प्राइज कैटेगरी में ये चुना गया है रवीश कुमार को। भारत से रिपोर्टर जो है, पहले NDTV में था, प्राइवेट यूट्यूब चैनल है इनका। द इंडिपेंडेंस प्राइज रवीश कुमार को मिला है, भारत से पुरस्कार। ये जरूर ध्यान रख सकते हैं, बाकी चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम इसको डिलीट भी करा देंगे मेन मंथली करंट अफेयर PDF में। सिर्फ रवीश कुमार का नाम ध्यान रखिएगा। आगे है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। साहित्य अकेडमी पुरस्कार में कुछ भाषाएं हैं जिनके बारे में हम ध्यान रखते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, और आपके स्टेट स्पेसिफिक कोई भाषा है, जैसे राजस्थान वालों के लिए राजस्थानी, ये सब जरूरी होती है। कुल 21 भाषाओं को अभी अवार्ड दिया गया है। अभी कुछ भाषाएं रह गई जैसे बांग्ला, डोगरी, उर्दू, इनको घोषणा बाद में की जाएगी। तो हम हिंदी को देख लेते हैं। जैसे हिंदी में गगन गिल, ये लेखक है, इनकी जो रचना है कविता संग्रह जब तक आई बहार, मैं जब तक आई बहार, ये हिंदी भाषा की जो कृति है कविता संग्रह गगन गिल की, इसको पुरस्कृत किया गया है। अंग्रेजी भाषा का एक उपन्यास है ईस्टरिन किरे। ईस्टरिन किरे नागालैंड से जो उपन्यास है, मतलब नागालैंड, माफ कीजिएगा, ईस्टरिन किरे नामक जो लेखक हैं नागालैंड से, इन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है स्पिरिट नाइट्स। स्पिरिट नाइट्स अंग्रेजी में इसको पुरस्कृत किया गया है। देन आपका संस्कृत भाषा देख लेते हैं। संस्कृत भाषा में जो कविता संग्रह है भास्कर चरितम, दीपक कुमार शर्मा ने लिखा है, इसको पुरस्कृत किया गया है। बाकी उर्दू का बाद में आएगा, बाकी सारी चीजें आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, बाकी नहीं जरूरी है। राजस्थानी वाला एक बार देख सकते हैं, जैसे RS का एग्जाम जो लोग देने जा रहे हैं, राजस्थानी भाषा की कविता संग्रह गांव और अम्मा। गांव और अम्मा जो ये पुस्तक है मुकुट मणिराज ने लिखी है, राजस्थानी भाषा में पुरस्कृत की गई है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप छोड़ सकते हैं कश्मीरी वगैरह, तमिल, संथाली, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, मैथिली देख सकते हैं, बिहार PCS वाले, ये पूछा जा सकता है। महेंद्र मलंगिया ने लिखी है मैथिली में प्रबंध संग्रह निबंध, उसके लिए मिला है। आगे ये इंग्लिश मीडियम में भी है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी जो गैर जरूरी है वो हम यहाँ पर डिलीट करा देंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 52वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार। एमी पुरस्कार में पहली बार किसी भारतीय ने एमी पुरस्कार शो को होस्ट किया था, होस्टेड बाय वीर दास, इंडियन एक्टर कॉमेडियन। पहली बार एमी अवार्ड्स को होस्ट करने वाले पहले व्यक्ति बने, सबसे पहले तो ये जरूरी है। बेस्ट एक्टर टिमोथी स्पॉल द सिक्स्थ कमांडेंट नामक फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस ओगबाब शूटिमन हंगर नामक फिल्म के लिए। बाकी कोई ज्यादा खास इसमें आता नहीं है अभी तक। एमी अवार्ड वैसे 3-4 साल से नहीं रिपीट हुआ है, तो इस पर ज्यादा हम कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसको खाली किसने होस्ट किया, चूंकि एक भारतीय ने होस्ट किया इसलिए जरूरी है। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस तक सीमित रखेंगे इसको, बाकी आप छोड़ दीजिए। इसमें बुक्स एंड ऑथर पे आ जाते हैं हम लोग। बुक्स एंड ऑथर में द अनयील्डिंग जज, द लाइफ एंड लिगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर। गौरी ग्रोवर ने किताब लिखी है A.N. ग्रोवर जस्टिस पर, द अनयील्डिंग जज नाम से। जस्टिस अमरनाथ ग्रोवर 1973 में केशवानंद भारती केस के 13 न्यायाधीशों की पीठ के एक भाग थे। तो ये जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था केशवानंद भारती केस, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर पर प्रकाश डाला गया था। तो जो है इस 13 जजेस की बेंच ने जो फैसला दिया था उसके उसमें से एक थे A.N. ग्रोवर। सेकंड बुक है ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? दीपा मलिक ने। ठीक है, दीपा मलिक भारतीय पैरा एथलीट जो है, भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता डॉक्टर दीपा मलिक। ठीक है, ब्रिंग इट ऑन इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स थीम दिसंबर मंथ के, एडॉप्शन अवेयरनेस मंथ 1 से 30 नवंबर को मनाया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भारत सरकार की जो है, इसने इसको बनाया था 1 से 30 नवंबर तक एडॉप्शन अवेयरनेस मंथ।
वर्ल्ड एड्स डे ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार जेपी नड्डा ने, जो हमारे इस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सभागार में विश्व एड्स दिवस के स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया था। इसके बाद असम दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 24वां वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी 2 दिसंबर को 2024 में, इसकी 40वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे की इस बार थीम थी क्लीन एयर ग्रीन अर्थ। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ये 3 दिसंबर को जो है मनाया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इस बार थीम थी एम्पलीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव ग्रोथ, फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती जो है हम 3 दिसंबर को मनाते हैं। 140वीं जयंती इस बार मनाई गई थी। भारतीय नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को होता है। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट के चलते हम लोग हर साल जो है उसको मनाने के लिए उस दिन को 4 दिसंबर को मनाते हैं, नौसेना दिवस। इस बार जो कोई स्पेसिफिक कार्यक्रम इसमें रखा गया था वो ओडिशा में पूरी बीच पर भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन देखा था। अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वहाँ पे मौजूद थी। इस बार इसकी थीम थी स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। अगला है इंटरनेशनल चीता दिवस। चीता दिवस ये 4 दिसंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स ये 4 दिसंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड सॉइल डे ये 5 दिसंबर को मनाते हैं। स्वयं सेवक दिवस या वॉलंटियर्स डे ये 5 दिसंबर को मनाते हैं। 53वां भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस ये 6 दिसंबर को मनाते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ये 7 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ये 7 दिसंबर को होता है। 40वां सार्क चार्टर दिवस ये होता है 8 दिसंबर को, सार्क चार्टर दिवस 8 दिसंबर को। 57वां पनडुब्बी दिवस ये 8 दिसंबर को, ठीक है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर कमेमोरेशन ऑफ डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड एंड प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इतना बड़े-बड़े दिवस वैसे पूछे नहीं जाते हैं आपसे एग्जाम में, ये आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? इसको हम डिलीट कर देंगे। ह्यूमन राइट्स डे बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये कई बार पूछा भी जा चुका है। पहली बार 4 दिसंबर 1950 को मनाया गया था और डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की पिछले साल 2023 में 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, इस साल 76वीं, ये ध्यान रखिएगा। और यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को होता है। पर्वत दिवस माउंटेन डे 11 दिसंबर को। इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने माउंटेन दिवस के दिन यूथ फॉर द हिमालय इनोवेट इंस्पायर इम्पैक्ट नाम से एक जो है इवेंट ऑर्गेनाइज किया था IUCN की मदद से। इस बार इसकी थीम थी माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ये सार्वभौमिक हेल्थ कवरेज डे ये 12 दिसंबर को। अश्व दिवस या घोड़ा दिवस ये 13 दिसंबर को। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये 14 दिसंबर को। इस बार इसकी थीम थी पावरिंग सस्टेनेबिलिटी। 54वां विजय दिवस ये 16 दिसंबर को मनाया गया था। 12वां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये 18 दिसंबर को। विश्व अरबी भाषा दिवस ये 18 दिसंबर को। आगे है गोवा मुक्ति दिवस ये 19 दिसंबर को। फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे ये पहली बार देखिए मनाया गया था। कोई दिवस जो नया इंट्रोड्यूस होता है ये आपको पता होना चाहिए। पहली बार 2024 में 21 दिसंबर को ये मनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे। अब से हर साल 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाया जाएगा। इसकी थीम थी मेडिटेशन फॉर अ ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। आगे है नेशनल मैथमेटिक्स डे। ये जो है श्रीनिवास रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी पर हम लोग मनाते हैं 22 दिसंबर को हर साल। मैथमेटिक्स ब्रिज टू इनोवेशन इन प्रोग्रेस इस बार थीम थी। किसान दिवस ये चौधरी चरण सिंह जी के बर्थ एनिवर्सरी पर मनाते हैं हम लोग 23 दिसंबर को किसान दिवस। और नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ये 24 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। इस बार इसकी थीम थी वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर्स। कई सारे ऐप लॉन्च किए गए थे इस साल, जैसे जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति डैशबोर्ड, ये सब। आगे है चौथा सुशासन सप्ताह ये 19 से 25 दिसंबर को मनाया गया था। गुड गवर्नेंस डे ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर, कह सकते हैं हम लोग क्रिसमस के दिन मनाते हैं। 24 दिसंबर 2024 को पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के 100वें वर्ष को मनाया गया था। गुजरात के वडनगर में सुशासन पद यात्रा का आयोजन किया गया था मनसुख मंडाविया के द्वारा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ग्वालियर गौरव दिवस भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर ही मनाया जाता है।
आगे है पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती 25 दिसंबर को मनाते हैं। तीसरा वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को मनाया गया था। अ, जो है साहिबजादा फतेह सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे, उनके सैक्रिफाइस को याद करने के लिए मनाया जाता है। फोर्थ इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार इसको मनाने की घोषणा की गई थी कोविड जिस साल आया था 2020 में। साइंस एंड टेक सेक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। दक्षिण प्रशांत में विश्व का सबसे बड़ा स्टैंड अलोन मूंगा यानी कोरल खोजा गया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल स्टैंड अलोन कोरल। अभी कुछ मंथ पहले ही हमने बताया था कि सबसे बड़ा कोरल ऐसा स्टैंड अलोन खोजा गया था अमेरिकन समोआ में, समोआ आइलैंड में खोजा गया था, लेकिन ये उससे भी बड़ा अभी मिल गया है। ये कहाँ पे खोजा गया है? सोलोमन आइलैंड के पास, पैसिफिक ओशियन में ही सोलोमन आइलैंड के पास विश्व का सबसे बड़ा सिंगल स्टैंड अलोन कोरल खोज लिया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये डैमसल मछली वाली प्रजाति ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ई वेस्ट से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने के लिए हाइब्रिड एरोजेल विकसित किया गया है। हाइब्रिड एरोजेल हैज बीन डेवलप्ड टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड फ्रॉम ई वेस्ट। ये किसने ये कारनामा किया है? रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च जो पुणे में है, उन्होंने ये खोजा है हाइब्रिड एरोजेल, जिससे जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट से गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसरो का स्पेडएक्स मिशन लॉन्च किया गया है। इसरो ने अपना स्पेडएक्स मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? टू मेक इंडिया फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। विश्व का चौथा ऐसा देश भारत बनना चाहता है जिसके पास स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। स्पेडएक्स मिशन को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा? पीएसएलवी C60 से। पीएसएलवी C60। पीएसएलवी C60 में जो है 220 किलो ग्राम का जो स्पेसक्राफ्ट जो है SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक। स्पेसिफिकेशन वगैरह पहले नहीं आते थे, लेकिन अभी आपने देखा होगा 2024 के पेपर में छोटे-छोटे स्पेसिफिकेशन भी इन यानों के बारे में हमको याद करने पड़ेंगे। रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक इन स्पेस। सबसे बड़ा स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड जो है चाइना के तियोंगयांग स्पेस स्टेशन के इन दो जो कह सकते हैं स्पेस वर्कर्स ने रिकॉर्ड सेट किया है फॉर कंप्लीटिंग अ स्पेस वॉक ऑफ 9 आवर्स। चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स ने रिकॉर्ड तोड़ा है 8 मिनट 56 सेकंड का, जो पहले अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स के पास था। अब ये काई जूसी और सोंग लिंगडोंग नामक जो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स हैं चाइना के, उनके नाम अभी रिकॉर्ड हो गया है सबसे लंबी या सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस वॉक के लिए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इसरो ने जो है लॉन्च किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3, प्रोजेक्शन फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी 3 इसका फुल फॉर्म है। अ, इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 सैटेलाइट को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? पीएसएलवी C59 से। कहाँ से लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अफेक्टिंग सीसेम फ्लावर्स, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और फिर आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी करंट अफेयर है साइंस संबंधी। भारत का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट लॉन्च कर दिया गया है जो है सरकार द्वारा ऑफिशियली। इसका नाम है किसान कवच। आपको पता है हमारे किसान पेस्टिसाइड जब यूज़ करते हैं, अगर आपने एक्चुअल में खेतों में देखा होगा, तो कोई ऐसा बॉडी सूट नहीं पहनते हैं वो, या फिर कोई ऐसी रक्षात्मक कह सकते हैं झिल्ली वगैरह भी नहीं पहनते हैं, मास्क वगैरह भी कई बार तो लोग नहीं लगाए रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना उनको करना पड़ता है। कई लोगों की तो मृत्यु भी हुई है पास्ट में। पेस्टिसाइड उनके मुंह में चला जाता है, कभी आँख में चला जाता है, तो बहुत हार्मफुल कंसिक्वेंसेस होते हैं पेस्टिसाइड अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में चला जाता है, उनको डैमेज करता है। तो किसान कवच डेवलप किया गया है जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड नामक एक फर्म है, उसके साथ मिलकर के किसान कवच जो है 4,000 रुपये में सूट अवेलेबल होगा और ये 150 बार धोया जा सकता है और वापस पहना जा सकता है। ये ऑफिशियली जो है लॉन्च किया गया है, जिससे जो हमारे किसान भाई हैं वो पेस्टिसाइड जब छिड़के अपने खेतों में तो इसको पहन करके हार्मफुल इफेक्ट जो पेस्टिसाइड का होता है उससे बच सके। अभी जैसे कि हमने देखा था यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो प्रोबा 3 है उसको इसरो ने लॉन्च किया था, तो आदित्य L1 मिशन जो हमारा लॉन्च हो चुका है और जो प्रोबा 3 सैटेलाइट जो हमने यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी स्पेस में छोड़ा है अपने रॉकेट से, तो ये दोनों सैटेलाइट्स जो है मतलब जो हमारा आदित्य L1 है ये प्रोबा 3 मिशन के साथ कह सकते हैं कोलैबोरेट करके काम करेगा। 2025 में जो सोलर ऑब्जर्वेशंस करने हैं आदित्य L1 को, उसमें प्रोबा 3 सैटेलाइट की मदद ली जाएगी। ठीक है। सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इंजेक्शन, इन सब चीज़ों को स्टडी करने में प्रोबा 3 मिशन हेल्प करेगा। आदित्य L1 की नैनो बबल टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया है, केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लॉन्च किया था। जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, जल की स्वच्छता और शुद्धिकरण के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी का अनावरण किया गया था। अभी एक चिड़ियाघर में लॉन्च किया गया ट्रायल तौर पर। ठीक है।
कहाँ पे? दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था। आईआईटी मद्रास द्वारा इसको निर्मित किया गया है। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक 410 मीटर लंबा, इसको लॉन्च किया गया है। ट्रेनों को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब वहाँ पे टेस्टिंग की जा सकेगी हाइपरलूप में। प्रस्तावित संचालन गति 360 किलोमीटर घंटा रहेगी। ये ट्रेन जो है मुंबई से पुणे के बीच चलेगी और सिर्फ 25 मिनट में जो है मुंबई से पुणे पहुंचा जा सकेगा। डिसीज एक्स काफ़ी चर्चा में रही है। डीआरसी जो है कंट्री, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर एक सीरियस हेल्थ क्राइसिस देखने को मिल रही है डिसीज एक्स से। डिसीज एक्स में फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं और मॉर्टेलिटी रेट इसकी काफ़ी ज़्यादा है। डिसीज एक्स की आउटब्रेक जो है रजिस्टर की गई थी सबसे पहले अक्टूबर 2024 में। 406 केसेस आ चुके हैं इसके। ठीक है। अ, विश्व की अभी तक का ज्ञात सबसे बड़ा जहरीला पौधा जो है जिम्पी जिम्पी अभी चर्चा में था। ऑस्ट्रेलियन रेन फॉरेस्ट में, इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में जो है ये मुलक्का के पास देखने को मिलता है। इसको ऑस्ट्रेलियन स्टिंगिंग ट्री भी कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में। इसके जो पत्ते होते हैं इसमें थोड़े थोड़े बाल होते हैं और बाल नुकीले टाइप के होते हैं और उनमें न्यूरोटॉक्सिन होता है। अगर किसी पर्सन की स्किन उन पत्तों या उन बालों के कांटेक्ट में आ जाती है तो जो नीडल है वो पर्सन्स को इस तरीके से उत्तेजित कर देते हैं कि वो सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप कर लेते हैं और अपनी जान खुद ही ले लेते हैं। तो अजीब तरीके का पत्ता है कि अगर उससे हमारी स्किन रगड़ खा जाए और न्यूरोटॉक्सिन उन कह सकते हैं उन कांटों से हमारे शरीर में पहुंच जाए तो हम खुद की जान ले लेंगे। तो ये जिम्पी जिम्पी ट्री चर्चा में रहा था। भारत और जापान ने एक समझौता किया है। भारत और जापान के अंतरिक्ष स्टार्टअप्स यानी स्पेस स्टार्टअप्स हैं जैसे टोक्यो का ऑर्बिटल लेजर्स और इंडियन रोबोटिक्स कंपनी इन स्पेसिटी। तो इन स्पेसिटी और ये टोक्यो बेस्ड ऑर्बिटल लेजर साथ में जो जॉइंट स्टडी करेंगे। लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट्स जो है ये इनकी क्षमता देखेंगे कि किस तरीके से इनको लॉन्च करके जो स्पेस डेब्रिस है, जो अंतरिक्ष में मलबा है, उसको रिमूव किया जा सकेगा। ओपन एआई जिनका चैट जीपीटी है वो लगातार नए टूल्स डेवलप करते जा रहे हैं। तो उन्होंने एक वीडियो क्रिएशन टूल अभी लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? सोरा टर्बो नाम है, सोरा टर्बो। तो इसमें 1080p रिजोल्यूशन के वीडियो जो है जनरेट किए जा सकेंगे 20 सेकंड तक के। तो ये मॉडल है, अब इसकी टेस्टिंग चल रही है। जैसे मान लीजिए आप 20 सेकंड का वीडियो बनाना चाहते हैं कि विराट कोहली जो है पीएम मोदी जी से मिलने जा रहे हैं और दोनों लोग जो है कानपुर जू में घूम रहे हैं। ऐसा 20 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करने की जब आप कमांड देंगे तो 1080p में ऐसा जो कह सकते हैं वर्चुअल वीडियो जो है, नकली वीडियो, ये डेवलप कर देगा सोरा टर्बो। या फिर कोई भी आपकी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप वीडियो फॉर्म में 20 सेकंड का बनाना चाहते हैं, और कई सारे वीडियोस तो चल भी रहे हैं ऑनलाइन, आपने देखा ही होगा ट्विटर वगैरह, इंस्टाग्राम पे। तो ऐसे वीडियो जो है सोरा टर्बो बना सकेगा। आपसे क्या पूछेंगे एग्जाम में? आपसे पूछेंगे कि जो ओपन एआई है इसने किस नाम से वीडियो क्रिएटर टूल लॉन्च किया है? तो सोरा टर्बो, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें वीडियो टर्बो आपको दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है? कोई और दे देंगे, क्रिएशन टर्बो दे देंगे इस तरीके से, तो उसको सही नहीं मानना है। डिफेंस में आ जाते हैं दिसंबर मंथ में, तो मल्टी एजेंसी डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन, ये अहमदाबाद और पोरबंदर गुजरात में की गई थी। इंडियन आर्मी ने इसको किया था। संयुक्त विमोचन, फर्स्ट जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज सिनबैक्स। सिनबैक्स हम किसके साथ करते हैं? कंबोडिया की सेना के साथ। ये पुणे में हुआ था 1 से 8 दिसंबर के बीच। भारत मलेशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति, ये बेंटोंग कैंप में हुई थी, पहांग डिस्ट्रिक्ट में, मलेशिया में, 2 से 15 दिसंबर के बीच। ट्राइलेटर एयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट अरेबियन सी के ऊपर हुई थी। इंडिया, फ्रांस और यूएई ने इसको सक्सेसफुली किया था। डेजर्ट नाइट ये एरियल एक्सरसाइज है, यानी कि हवाई युद्ध अभ्यास है, इसको वायुसेना करती है। जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज हॉप टैक, हॉप टैक ये कोची के तट पे हुआ था, भारत वियतनाम ने किया था हॉप टैक। भारत श्रीलंका का नौसेना अभ्यास लाइनेक्स नाम से होता है, विशाखापट्टनम में हुआ था। भारत की तरफ से जो जहाज गया था वो था आईएनएस सुमित्रा। आगे है मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत आईएनएस तुशील। मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल वॉरशिप आईएनएस तुशील को लॉन्च किया गया इंडियन नेवी में। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि भारत के किसी पोत से नहीं, बल्कि कलिनिंग्राद रशिया से इसको भारतीय बेड़े में शामिल किया गया है। ठीक है। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील, इसको F-70 भी कहा जाता है। ये अंतार शिपयार्ड कलिनिंग्राद रशिया से शामिल किया गया है। ये 410 फीट करीब लंबा है, मैक्सिमम स्पीड इसकी 59 किलोमीटर पर आवर है। भारत रशिया की पार्टनरशिप के तहत ये डेवलप किया गया है एनएस तुशील। भारतीय नौसेना का नया सर्वेक्षण जहाज, सर्वे शिप जो है निर्देशक, इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। ये एक सर्वे शिप है।
ओबिचरी सेक्शन पे आ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ओबिचरीज हैं इस मंथ में। ब्रायन थॉम्पसन, यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ, अमेरिका की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कंपनी के सीईओ ही नहीं रहे। और एमडीआर रामचंद्रन, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी, एमडीआर रामचंद्रन ये नहीं रहे। फिर सोमनहल्ली मलैया कृष्णा, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, ये नहीं रहे। इसके बाद उस्ताद जाकिर हुसैन, तबला प्लेयर, ने ये नहीं रहे। 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, ठीक है। 2023 में पद्म विभूषण भी, ठीक है। 2024 में 3 अलग-अलग एल्बम के लिए 3 ग्रैमी पुरस्कार इनको मिले थे। उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस बीमारी के कारण हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इनका पहला एल्बम था लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जोधैया बाई बैगा, ये बैगा ट्राइब से आने वाली आर्टिस्ट थी, जोधैया बाई बैगा। जोधैया बाई को 2022 में महिला सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। 2023 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। एमपीपीएससी में इनके बारे में पूछा गया भी गया था। एमपीपीएससी के लिए इस बार भी जरूरी है। तुलसी गौड़ा, इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट या इंसाइक्लोपीडिया फॉरेस्ट जिनको बोलते हैं, 2024 में पद्मश्री इनको दिया गया था। 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, तुलसी गौड़ा का। ओम प्रकाश चौटाला, ये आईएनएलडी पार्टी के सुप्रीमो ये नहीं रहे। और चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा रहे 5 बार, हालांकि पांचों बार इनका पूरा कार्यकाल नहीं था। 1987 में राज्यसभा से चुने गए थे। 1989 में अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री पहली बार बनते हैं। 6 महीने के भीतर विधानसभा की सीट हासिल करने में विफल रहे थे और मुख्यमंत्री पद इनका छिन गया था, क्योंकि नियम होता है। 1998 में इंडियन नेशनल लोकदल आईएनएलडी की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम लोग। श्याम बेनेगल, फिल्म डायरेक्टर, ये नहीं रहे। 1976 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण, वर्ष 2005 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 18 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। श्याम बेनेगल ने द चर्निंग, सत्यजीत रे एंड द मार्केट प्लेस जैसी किताबें लिखी है। 1962 में पहली डॉक्यूमेंट्री घेर बैठा गंगा इन्होंने बनाई थी। इसके बाद एम.टी. वासुदेवन नायर, फेमस आर्टिस्ट, मलयालम लिटरेचर और सिनेमा के ही नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस के हमारे पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री, 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। और इनका जन्म स्थान है नाह गांव, पंजाब प्रांत, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। इनको जो पुरस्कार मिले थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। बाकी इनके पद और कार्यकाल हमारे लिए देखना जरूरी है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में लगाने को आ सकता है। यूपीपीएससी जिस हिसाब से इनोवेटिव क्वेश्चन बना रहा है, हमसे पूछ सकते हैं कि पहले प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी किस पद पर रहे, बाद में किस पद पर रहे। जैसे 1971 में इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, 1972 से 76 चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑनररी प्रोफेसर एट जेएनयू, डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनमोहन सिंह जी आरबीआई गवर्नर जो है कब से कब तक रहे थे, 1982 से 1985 तक गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये ध्यान रखिएगा। फिर 1985 से 87 के बीच योजना आयोग के प्रमुख बने। भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे 1990-91 तक। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बने 1991 में। भारत के वित्त मंत्री बने 1991 से 96 तक। लिबरलाइजेशन फेज में भी उनका महत्वपूर्ण रोल था। 2004 से 2009 तक 14वें प्रधानमंत्री, 2009 से 14 तक जो है 15वें प्रधानमंत्री, ठीक। ये है, ये जो पद और कार्यकाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ इससे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। बाकी अवार्ड्स भी लिखे हुए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। भारत रत्न मेरे हिसाब से 1-2 साल में तो इनको मिल ही जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। जिमी कार्टर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं रहे जिमी कार्टर। 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें मिला था जिमी कार्टर को। 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। आगे है स्कीम्स कैंपेन। सबसे पहले देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, प्रकृति परीक्षण अभियान जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से ये शुरू किया गया है। 4,70,000 वॉलंटियर्स जो हैं ये डेडिकेट किए गए हैं प्रकृति परीक्षण करने के लिए। आपने देखा होगा कई सारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो कई बार आपसे शायद घर में पूछने भी आए होंगे कि क्या आप अपना प्रकृति परीक्षण कराएंगे, तो आप चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन ये आईडी वगैरह उनकी जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल स्कैम वगैरह बहुत चल रहे हैं इन सब चीज़ों के नाम पे। टीबी के मामलों और मृत्यु दर को कम करने के लिए 100 दिवसीय गहन राष्ट्रव्यापी अभियान, 100-day इंटेंसिव नेशन वाइड कैंपेन टू रिड्यूस टीबी इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी, ये कहाँ से लॉन्च किया गया था ये आ सकता है, हरियाणा के पंचकुला से इसको लॉन्च किया गया था हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा। हमारे देश के 347 मोस्ट इफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ट्यूबरकुलोसिस से, उनके लिए ये अभियान चलाया गया है।
न्यू स्कीम एज एन एक्सटेंशन ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन के एक्सटेंशन के तहत एक नई स्कीम जो है शुरू की गई है। इसमें हर एक राज्य को एक मौका दिया जाएगा कि अपने राज्य में जो स्मार्ट सिटी उनको मिले हैं या फिर जिनका डेवलपमेंट चल रहा है, उन स्मार्ट सिटीज़ के अलावा कोई नया सिटी जो है उसको स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप कर सकते हैं इस एलोकेटेड फंड के थ्रू। ठीक है, ये है यहाँ पे। इसमें जो प्रमुख शहर हैं उनको छोड़ करके जो प्रमुख शहरों से लगे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें डेवलप की जाने की क्षमता है, उनको डेवलप करेंगे। अभी नेम्स वगैरह फाइनलाइज़ नहीं हुए, जब नेम्स वगैरह फाइनलाइज़ होंगे तो हम आपको बताएँगे। बीमा साखी योजना ये शुरू किया गया एलआईसी के द्वारा। प्रधानमंत्री जी ने ऑफिशियली इसको लॉन्च किया था पानीपत, हरियाणा से। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2 लाख महिलाओं को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है। अब आप कहेंगे बीमा कराने से रोजगार कैसे मिलेगा? एक्चुअली में महिलाओं का कोई बीमा नहीं कराया जा रहा है, उनको बेसिकली ट्रेनिंग मिलेगी शुरू में। 10वीं पास महिलाएं इस योजना के तहत पात्र बनने के लिए मतलब एलिजिबल हैं। 18 से 70 वर्ष की महिलाएं इस स्कीम में शामिल हो सकती हैं। 3 वर्ष जो है ट्रेनिंग दी जाएगी महिलाओं को। बेसिक कामकाज उनको सिखाया जाएगा, एलआईसी सेक्टर का या फिर बीमा से क्षेत्र का उनको कामकाज सिखाया जाएगा। और 3 वर्ष की जो ट्रेनिंग में उनको पहले वर्ष 7,000 रुपये महीना मिलेगा, दूसरे वर्ष 6,000 रुपये महीना मिलेगा, तीसरे वर्ष 6,000 रुपये महीना मिलेगा। सो इस तरीके से उनकी एक फिक्स्ड इनकम हो गई 3 साल के लिए। और जब 3 साल वो ट्रेनिंग वगैरह पा जाएँगी तो एलआईसी एजेंट वगैरह बनने के लिए, इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए ये बीमा साखी जो है एलिजिबल हो जाएँगे। इसके अलावा जो बीमा पॉलिसी महिलाएँ बेचेंगी उनका कमीशन तो अलग से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, ये है इसमें। पानीपत, हरियाणा से इसको लॉन्च किया गया था। मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, ये मेड स्कीम जो है जिसके बारे में पूछा गया था एग्जाम में। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट एमएमपीए या फिर मेड स्कीम। तो इसके तहत ऑस्ट्रेलिया में 2 साल काम करने का मौका मिलेगा यंग प्रोफेशनल्स को, इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को, अर्ली करियर प्रोफेशनल्स को। इसके तहत जो है समझौता किया गया था। 18 से 30 वर्ष की आयु के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक, मतलब भारत से जो ऑस्ट्रेलिया जाकर काम करेंगे, ठीक है, उनको वीज़ा मिलेगा इस स्कीम के तहत। अगली स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज की तरफ से, यानी कि पत्तन, पोत और परिवहन जलमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी की गई जलवाहक स्कीम। बेसिकली इनलैंड वाटरवे है उसको प्रमोट करना है। इनलैंड वाटरवेज को प्रमोट करने के लिए जलवाहक स्कीम, लैंडमार्क पॉलिसी फॉर कार्गो प्रमोशन टू इनकरेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लॉन्ग हॉल कार्गो। बेसिकली NW1 गंगा रिवर पर जो बना है, नेशनल वाटरवे 2 जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर, और नेशनल वाटरवे 16 जो बना है बराक रिवर के ऊपर, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है, उस पर ये अभी पायलट तौर पर चलाया जाएगा। तो कार्गो शिप्स जो कोलकाता से पटना, वाराणसी तक जाती हैं, जो है उनको कह सकते हैं उनकी सर्विसेज जो है स्ट्रॉन्ग की जाएंगी। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है, इसके बारे में वैसे तो आप काफ़ी दिन से सुन रहे होंगे, लेकिन ऑफिशियली इसका काम चालू हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर दौधन बांध का शुभारंभ कर दिया है, जो इस पायलट प्रोजेक्ट मतलब जो ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। तो दौधन बांध जो है ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के भीतर जो है बनेगा, इसकी आधारशिला रख दी गई है। दौधन डैम जो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत बनेगा। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है नदी जोड़ो परियोजना का जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्लान है, जो 1980 में तैयार किया गया था, उसके तहत पहली परियोजना है। आप सोच रहे होंगे 2000 मतलब 1980 में योजना आई थी और 44 साल बाद जो है काम शुरू हो रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। पर्सपेक्टिव प्लान बहुत पहले बना था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी चालू हुआ है। तो इसके 2 फेजेस हैं। पहले फेज में दौधन बांध परिसर बनेगा, उसका आधारशिला रख दी गई है, वो बनता रहेगा। चरण 2 में चरण 2 में जो है क्या होगा, लोअर ओर बांध बनेगा, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना बनेगी और कोठा बैराज बनेगा यहाँ पे। ठीक, तो ये होगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें बहुत कंट्रोवर्शियल है और इसी वजह से प्रोजेक्ट लेट भी हुआ है, क्योंकि पन्ना नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के भीतर बहुत सारे पेड़ काटे जाने हैं इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए। तो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस दे दिया है। अब देखते हैं आगे कोई कोर्ट केस ना हो जाए। तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे अगर कि दौधन बांध या फिर जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, उसके लिए किस राष्ट्रीय उद्यान के पेड़ काटे जाएंगे या किस टाइगर रिजर्व का जो इन्वायरमेंट वाला हिस्सा है उसको अफेक्ट किया जाएगा, तो वो है पन्ना नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व और पन्ना नेशनल पार्क, ये जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आयुष से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हेतु केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना लॉन्च की गई है। आयुष मंत्रालय के अधीन बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, लाटविया और मलेशिया में आयुष से संबंधित कार्यात्मक शैक्षणिक पीठें एस्टैब्लिश की गई हैं। ठीक है, फंक्शनल एकेडमिक चेयर्स बनाई गई जिससे आयुष के बारे में स्टडी जो है इन कंट्रीज में प्रमोट की जा सके। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राज्य की योजनाएं परियोजनाएं देख लेते हैं, क्योंकि राज्य की योजनाओं परियोजनाओं से भी अब क्वेश्चन आने लग रहे हैं। आपने देखा होगा पिरुल लाव पैसे पाव पूछा गया था 2024 में। ऊर्जा वीर इनिशिएटिव ये गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है।
इसके तहत ये लोग क्या करेंगे, लोकल इलेक्ट्रीशियंस को ट्रेनिंग देंगे यहाँ पर ऊर्जा वीर इनिशिएटिव के तहत, जिससे जो रजिस्टर्ड इलेक्ट्रीशियंस हैं उनको ट्रेन करेंगे कि बेसिक बेसिक काम जैसे पंखे लगाना वगैरह, स्टोव वगैरह लगाना, ठीक है, इन्वर्टर बल्ब वगैरह इंस्टॉल करना, ये सब उनको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो उनकी जो है आय बढ़ेगी इस तरीके से। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिल करके इसको लॉन्च किया, ऊर्जा वीर इनिशिएटिव। अब स्पोर्ट्स सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। स्पोर्ट्स सेक्शन में सबसे पहला यहाँ पे क्रिकेट संबंधी करंट अफेयर है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, और काफी सोशल मीडिया में इसके बारे में चर्चा भी हुई थी। रविचंद्रन अश्विन यानी आर अश्विन टेस्ट क्रिकेट से अचानक से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। तो कुल मिलाकर के 106 टेस्ट मैचेस में 537 विकेट इनके हैं और 3503 रन इन्होंने बनाए थे। अनिल कुंबले के 619 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ने का जो सपना है वो सपना ही रहेगा, क्योंकि अब अश्विन खेलेंगे ही नहीं। तो सर्वाधिक टेस्ट विकेट जो है अनिल कुंबले के ही रहेंगे। अनिल कुंबले मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट विकेट्स, और सेकंड नंबर पर हो जाएंगे रविचंद्रन अश्विन 537 विकेट के साथ सेकंड। इनके साथ और भी रिकॉर्ड जुड़े हुए हैं, जैसे फास्टेस्ट 300 विकेट फॉर इंडिया, फास्टेस्ट 300 विकेट्स फॉर इंडिया। 37 बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके नाम है टेस्ट क्रिकेट में। इनसे आगे सिर्फ मुथैया मुरलीधरन है जिन्होंने 67 बार एक पारी में 5 विकेट लिए थे। फर्स्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 195। उतना ध्यान रखना यहाँ पे काफी है। अगर वर्ल्ड लेवल पर पूछें तो 7वें नंबर पर मोस्ट नंबर ऑफ टेस्ट विकेट्स के मामले में इंडिया की बात करें तो अनिल कुंबले के बाद सेकंड। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी। हॉकी की बात करेंगे, 14th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप ये हुई थी चेन्नई में। तमिलनाडु में विजेता इसमें रही थी ओडिशा की हॉकी एसोसिएशन, उप विजेता हॉकी हरियाणा, और तृतीय स्थान पर रहा था हॉकी उत्तर प्रदेश। बैडमिंटन में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये लखनऊ में होता है, हर साल दिसंबर में होता है। विजेता पुरुष एकल में लक्ष्य सेन रहे थे। जिया हेंग जेसन थे ये रनर अप। महिला एकल में पीवी सिंधु जीती थी तीसरी बार सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट को। उप विजेता लुओ यू वो, और महिला युगल में विजेता ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद। तो ये याद रख सकते हैं। अब फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2030 कब होगा, 2034 कब होगा, इसकी मेजबानी कौन से देश करेंगे, इनके नाम अब आ चुके हैं ऑफिशियली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाला ये तो कनाडा, मेक्सिको और यूएस में होना है। ठीक है, ज्वाइंटली 3 कंट्रीज होस्ट करेंगे। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 ब्राजील में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2030 ये मोरक्को, पोर्चुगल और स्पेन में होगा ज्वाइंटली। और फीफा वर्ल्ड कप 2034 ये सऊदी अरब में होगा। ठीक, ये हो गया। अब शतरंज पे आ जाते हैं। शतरंज काफी चर्चा में भी रहा था, खासकर डी गुकेश। FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 सिंगापुर में हुई थी। इसमें डोम राजू गुकेश ने जो है कह सकते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप का एक खिताब जीता, विनर रहे थे ये। यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन ये बन गए हैं। चाइना के डिंग लाइरेन को हरा करके गैरी कैस्परोव का इन्होंने बहुत पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन ये बन गए हैं, और काफी बड़ा पुरस्कार राशि भी इन्होंने जीती थी। गुकेश ने खिताब जो है 12 वर्ष 17 दिन की आयु में जीता है। आगे बढ़ेंगे। अर्जुन एरिगेसी एलीट 2800 ELO क्लब में शामिल हो चुके हैं। इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ये भी शतरंज से जुड़े हैं। शतरंज में एलीट 2800 ELO क्लब में शामिल होने वाले विश्व के 16वें खिलाड़ी बने थे और सेकंड इंडियन आफ्टर विश्वनाथन आनंद। होस्टिंग ऑफ ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 ये भारत में होगा। इसका आयोजन पहली बार जो है भारत में किया जाएगा। अब आ जाते हैं समिट सेक्शन पे। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी एंड AI ये पेरिस फ्रांस में ये हुई थी 4 और 5 दिसंबर को। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट या अबू धाबी UAE में टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी इसकी थीम थी। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई थी। वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस ये चेन्नई तमिलनाडु में। ग्लोबल शिपिंग इस बार थीम थी। डिजिटल इंडिया स्टेट कंसल्टेशन वर्कशॉप ये हुई थी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार के IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख जी ने जो है इसका उद्घाटन किया था। आगे है अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट वर्ष के भाग के रूप में एक हितधारक कार्यशाला स्टेक होल्डर वर्कशॉप एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमलिट्स। 2024 का वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमलिट्स के रूप में बनाया गया था। बीकानेर राजस्थान में इसकी एक वर्कशॉप हुई थी। RS वाले लोग जरूर ध्यान रखिएगा इसको। नेशनल वर्कशॉप ऑन पेसा एक्ट, पेसा एक्ट पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था रांची झारखंड में। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक इस बार हुई थी फिगी इटली में।
G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट फिगी इटली में हुई थी और सुब्रमण्यम जयशंकर जो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारत ने अतिथि देश के रूप में इस G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि G7 का परमानेंट मेंबर तो इंडिया है नहीं। एयर एक्सपो अबू धाबी 2024 अबू धाबी यूएई में हुआ था। शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एविएशन इस बार थीम थी। राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन और राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो, ये जयपुर राजस्थान में हुआ था और नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। 9 से 11 दिसंबर तक हुआ था। इसका जो थीम था या फिर कह सकते हैं मोटो था, रिप्लीट रिस्पॉन्सिबल एंड रेडी। पीएम मोदी जी जब कुवैत की यात्रा पर गए थे तो हला मोदी इवेंट वहां पर कुवैत वालों ने ऑर्गेनाइज किया था। अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक विशेष कार्यक्रम में हला मोदी नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 26वें अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में कुवैत के शेख अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सबा के सम्मानित अतिथि के रूप में ये जो है मोदी जी शामिल हुए थे। फर्स्ट इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव ये 2024 में हुई थी न्यू दिल्ली में, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में। इसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। फर्स्ट इंडिया नेपाल टूरिज्म मीट ये काठमांडू में हुई थी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ होना 2025 का, इसको प्रमोट करना और भारत नेपाल के बीच सर्किट पर्यटन के कार्यान्वयन को इम्प्रूव करना। आगे है दूसरा भारतीय समुद्री भोजन और वाइन टेस्टिंग कार्यक्रम, ये ब्रसल्स में हुआ था, बेल्जियम में। इसका आयोजन किसने किया था? एपीडा ने और एम्पीडा ने संयुक्त रूप से। बेल्जियम में हुआ था, ब्रसल्स में। दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन, जब पहला हुआ था तो बीपीएससी ने इसको पूछा था, तो कैरिकॉम शिखर सम्मेलन इस बार जॉर्ज टाउन में हुआ था, गुयाना में, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, फिर को चेयर किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेनाडा डीकन मिचेल ने। तो ग्रेनाडा और इंडिया ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया था और ये हुआ कहाँ पर था? गुयाना में, ठीक है। आगे है थर्ड इंडिया यूके फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग, ये गिफ्ट सिटी गुजरात में हुआ था। 10वां अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक और पूरक चिकित्सा सम्मेलन, 10th इंटरनेशनल ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था 2024 में सेलेंगोर, मलेशिया में। 10वां वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो, ये देहरादून में हुआ था, उत्तराखंड में। वहाँ के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी ने इसका उद्घाटन किया था। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, इस बार इसकी थीम थी डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य। मरुस्थलीकरण यानी डिजर्टिफिकेशन से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो यूएनसीसीडी होता है, इसके पक्षकारों का सम्मेलन हुआ था, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएनसीसीडी की रियाद, सऊदी अरब में। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया था। हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये गए थे, ठीक है। इसका आयोजन रियाद, सऊदी अरब में हुआ था और भारत ने यहाँ पर अपनी ग्रीन वॉल परियोजना को जो है प्रेजेंट किया था। 4 राज्यों में अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर जो है 1400 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के रूप में बनाया जाना है। इसको इन्होंने प्रमोट किया था यहाँ पे। पुस्तकायन 2024 से पुस्तक मेला साहित्य अकादमी के द्वारा लगाया गया था, पुस्तकायन नाम से पुस्तक मेला। इसका उद्घाटन अंग्रेजी लेखक और पूर्व राजनयिक नवदेव सरना ने किया था। मेले और महोत्सव कुछ लोकलाइज्ड वाले, कुछ स्टेट स्पेसिफिक देख लेते हैं, जैसे गढ़ी मई महोत्सव जो नेपाल में मनाया जाता है। गढ़ी मई महोत्सव ये एक विवादास्पद धार्मिक अनुष्ठान है, क्योंकि यहाँ पर पशु बलि दी जाती है, सामूहिक रूप से जानवरों की बलि दी जाती है उसमें। 2016 में नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने बलि को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के आदेश दिए थे, लेकिन ये प्रथा अभी भी जारी है। आगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में होता है हर साल, ठीक है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा किया जाता है। भागीदार राज्य इस बार उत्तराखंड था। महाबोधि महोत्सव ये सांची स्तूप रायसेन में मनाया गया था, मध्य प्रदेश में, और इसका उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री जी ने किया था, किरण रिजिजू ने। 1वां तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ये ग्वालियर में होता है हर साल। 1वां तानसेन संगीत समारोह मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हुआ था। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया था। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला फॉरेस्ट फेयर आयोजन भोपाल, मध्य प्रदेश में। इसको भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइज किया था मध्य प्रदेश सरकार ने और वहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। थीम थी इसकी वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अष्टलक्ष्मी महोत्सव ये न्यू दिल्ली में मनाया गया था। ये अष्टलक्ष्मी का संबंध यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों से है, ठीक है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। सुंदरता, विविधता और संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसके मैस्कॉट था पूर्वी। रैंक्स और रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं। रेमिटेंस
विदेशों से धन भेजने के मामले में टॉप पर कौन है? भारत है टॉप पर, सेकंड पर मेक्सिको, थर्ड पर चाइना है। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट अपडेट में बताया गया था। द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन की रिपोर्ट आई थी। फोर्ब्स हर साल कुछ विश्व की शक्तिशाली महिलाओं की सूची निकालता है। टॉप 4 पर अर्सला वॉन डेर लेयन बेल्जियम से, क्रिस्टीन लगार्ड जर्मनी से सेकंड पर, जॉर्जिया मेलोनी थर्ड पर, क्लाउडिया शिनबॉम ये मेक्सिको से फोर्थ पर। भारत से निर्मला सीतारमण को इसमें शामिल किया गया है, रोशनी नादर मल्होत्रा को, किरण मजूमदार शॉ को। इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहरों की सूची है टेस्ट एटलस के द्वारा। इसमें नेपल्स इटली को यहाँ पर फर्स्ट पर रखा गया है मार्गरीटा पिज्जा के लिए। मुंबई को फिफ्थ पर रखा गया है यहाँ के वड़ा वड़ा पाव के लिए। ठीक है, आगे है 2024 का ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 आ चुका है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में शीर्ष 3 देश जो शामिल है उसमें अमेरिका टॉप पर, स्पेन सेकंड पर, जापान थर्ड पर, और भारत को इसमें 39th रैंक मिली है। 39th, ये ध्यान रखिएगा। 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट आई थी। ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जारी की जाती है कुछ रिपोर्ट्स, उनमें से एक है 400 मिलियन ड्रीम्स। इसमें प्रोजेक्शन यहाँ पे बताए गए हैं कि कौन कौन से मतलब राज्यों में सबसे ज्यादा प्रवासी लोग जाते हैं काम की तलाश में। पश्चिम बंगाल और राजस्थान देश के प्रवासियों के लिए आवाजाही के नए केंद्र बन गए हैं। ऐसा नहीं कि केवल मुंबई में या फिर बैंगलोर साइड लोग जाते हैं या फिर साउथ इंडियन स्टेट्स में जाते हैं काम ढूंढने। पश्चिम बंगाल राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रवासी गए हैं। ये उन 5 राज्यों में टॉप पर है जहां से भारतीय रेलवे द्वारा सर्वाधिक लोग जो है जनरल या फिर सेकंड क्लास का टिकट लेकर यात्रा करते हैं। तो टॉप 2 पर पश्चिम बंगाल और राजस्थान है, और अन्य 3 जो है वो उत्तर प्रदेश हो गए, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के बाद प्रवासियों की कुल संख्या में 11.78% की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट का श्रेय छोटे शहरों में बेहतर आर्थिक व्यवस्थाएं और रोजगार के अवसर वगैरह मान सकते हैं आप। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये अक्टूबर 2024 में आया था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जारी किया जाता है। कई बार आपसे स्पेसिफिकली पूछते हैं कि कौन जारी करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन तो है ही, लेकिन कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन करता है? तो सीएसओ। ठीक है, सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत काम करता है। वो इस डेटा को कंपाइल करता है, पब्लिश करता है। तो सीएसओ जो है आपके एग्जाम में आ जाए तो उसको सही मानिएगा। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का करीब 40% जो भाग है वो किसके द्वारा कंप्राइज किया जाता है? 8 कोर इंडस्ट्रीज के द्वारा। 8 कोर इंडस्ट्रीज के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। और इन 8 कोर इंडस्ट्रीज में हाईएस्ट वेटेज किसका रहता है? अगर आपसे पूछ लें 8 कोर इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है? ये रहता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी का रहता था। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 आ चुकी है। आपका काम बढ़ाने के लिए आप 2021 वाली रिपोर्ट भूल कर 2023 वाली तैयार करना पड़ेगा। सारी समरी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइमली अवेलेबल कराएगा। पेड ग्रुप मेंबर्स को तो तुरंत ही मिल गई होगी और कुछ दिन बाद। जो मोटा तौर पर जो आंकड़ा आया था, जो हेडलाइन है वो ये है कि जो है 25.17% जो है नेशन का टोटल लैंड एरिया फॉरेस्ट कवर में आ चुका है, जिसमें एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है 21.76% और ट्री कवर है 3.41%। ठीक है, तो टोटल जो है हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो 25% के आंकड़े को पार कर चुका है। पहली बार ऐसा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की रिपोर्ट आई थी। यूनाइटेड नेशंस इसको जारी करता है। इसमें अनुमान लगाया कि 77% ऑफ द अर्थ्स लैंड हैज बिकम ड्राई इन लास्ट 30 ईयर्स। इसके अलावा कोई खास ऐसी अपडेट आई नहीं है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 आई थी। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसमें कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का हाथ है, वी बॉक्स का इसमें हाथ है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का इसमें हाथ है इसको जारी करने में। इस रिपोर्ट के अनुसार केरला की रैंक यहाँ पर 5th है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, 4th पर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश। ये है यहाँ पे ऑर्डर। फिर अब आ जाते हैं एप्स एंड पोर्टल्स पर। एप्स पोर्टल्स में नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल, इसको ई माप कहा जाता है। ई माप पोर्टल उपभोक्ता मामले के विभाग जो है उसके द्वारा जारी किया गया है। टू इंश्योर फेयर ट्रेड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड सेंट्रलाइज डेटाबेस फॉर स्टेक होल्डर्स, ई माप।
फिर अन्न चक्र, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन एंड स्कैन पोर्टल, सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए पोर्टल। जिस पोर्टल के माध्यम से लोगों की सब्सिडी रजिस्टर की जाती है कि कितना राशन आप उठाते हैं, सब्सिडी आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, वो कौन सा पोर्टल होता है? स्कैन पोर्टल। स्कैन पोर्टल आप नहीं एक्सेस करते हैं, इसमें अधिकारी वगैरह आपका डेटा वगैरह डालते हैं, उससे स्क्रूटनी वगैरह होती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन-कौन से पोर्टल जो है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े हुए हैं, अन्न चक्र और ये जो है स्कैन पोर्टल। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल, अमृत ज्ञान कोश पोर्टल जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी किया था। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी है टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस ट्रेनिंग। एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जारी किया गया है फॉर मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए, एमवीटी के लिए। वन स्टॉप पोर्टल डेवलप टू फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन फॉर पीपल विशिंग टू अवेल मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया फ्रॉम अब्रोड, जो भारत में आकर के इलाज कराना चाहते हैं उनकी सुविधा के लिए शुरू किया गया है। एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया पोर्टल। आ जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पर। पहला एमसीक्यू है अर्जुन राम मेघवाल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इन्होंने ऑनलाइन हिंदी कोर्स अभी लॉन्च किया है ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर एक ऑनलाइन हिंदी कोर्स लॉन्च किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सभी आम नागरिक हमारे भारतीय संविधान के बारे में 15 वीडियो में इसमें जान सकेंगे, ये सही है। नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसको एनसीवीटी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत काम करता है। इन्होंने जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर एंड स्पेस, अभी इसको अवार्डिंग बॉडी का दर्जा दे दिया। अवार्डिंग बॉडी मतलब ये इन स्पेस भी अब स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट जारी कर सकेगा, तो ये भी सही है। करंट अफेयर, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी अपनी विधानसभा में एक बिल पारित किया था जिसमें कार्बन टैक्स कलेक्शन पर जो वो लोग चार्ज लगाते थे, गार्बेज टैक्स लगाते थे, गार्बेज टैक्स को एबॉलिश कर दिया है उन्होंने, आंध्र प्रदेश ने। सही है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, सी यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, उपयुक्त सभी। एनसीवीटी को कब स्टैब्लिश किया गया था? 5 दिसंबर 2018 को, एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर। आगे हमारा क्वेश्चन है कि 15 नवंबर 2024 को नागपुर के कामठी में स्थित ड्रैगन पैलेस मंदिर की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो ड्रैगन पैलेस मंदिर की 25वीं वर्षगांठ यहाँ पे मनाई गई थी, ऑप्शन नंबर सी। तो ड्रैगन पैलेस मंदिर किस मत से संबंधित है आपको बताना चाहिए? बौद्ध मत से। यहाँ पर ब्रह्मोत्सव मनाया गया था। नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश के किस जिले की शिखा वर्मा ने 84,000 वर्ग फीट में महान विभूतियों की 100 चित्र वाली रंगोली बनाकर के एक रिकॉर्ड बनाया था? तो रिकॉर्ड बनाया गया था इंदौर की इस छात्रा ने, शिखा शर्मा ने। 100 पिक्चर्स ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज इन नीमच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, 84,000 स्क्वायर फीट की रंगोली बनाई थी। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया था। इटली भारत की संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 के बारे में कौन सा कथन सही है? सबसे पहले तो टाइम स्पैन ध्यान रखिएगा। इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 2029 तक चलेगा। इसको फॉर्मलाइज करने में जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। G20 समिट जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित की गई थी, उसी में इसका अनाउंसमेंट किया गया था इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान का। इस एक्शन प्लान के अंतर्गत इटली जो है ये पॉलिटिकल डायलॉग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया का सहयोग करेगा और सहयोग प्राप्त करेगा। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है ईपीसी कंपनी अमारा राजा, जिसकी एमरॉन बैटरीज वगैरह आती हैं, इसने 23 नवंबर 2024 को एनटीपीसी के लिए भारत के किस शहर में पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन लॉन्च किया है? फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन फॉर एनटीपीसी, ये कहाँ पे लगाया गया है? लेह लद्दाख में। एनर्जी संबंधी डेवलपमेंट बहुत जरूरी होते हैं सभी स्टेट पीसेस के लिए। लेह लद्दाख यहाँ पर सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2024 में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम परिवर्तित करके श्री भूमि रख दिया गया है? असम के आधुनिक करीमगंज जिले को श्री भूमि माँ लक्ष्मी की भूमि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था, तो उसी को कह सकते हैं रिवाइव किया गया उसी नेम को। असम की सरकार ने श्री भूमि नाम रख दिया गया वहाँ के जिले का। आगे अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं जो अनाउंस की गई उनके संबंध में गलत कथन कौन सा है? पहला ये है कि तातो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये शियोमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में जो है अप्रूव कर दिया गया है, सही। और हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये श्रीयोमी डिस्ट्रिक्ट में ये बनेगा, इसके लिए भी कैबिनेट ने प्रपोजल में मंजूर कर दिया है, सही। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। तो आगे ये दो प्रोजेक्ट हमको अपनी लिस्ट में जोड़ने पड़ेंगे, जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की लिस्ट याद करते हैं ज्योग्राफी लिस्टिंग में। तातो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये शियोमी
अरुणाचल प्रदेश में। हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में। डी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस देश ने लगभग 40 वर्षों के बाद पहली बार राष्ट्रीय जनगणना आयोजित की थी? तो किसने कराया था? इराक ने। ऑप्शन नंबर है, इराक ने जनगणना कराई थी। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य में लाइफ साइंसेस के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा? तो तेलंगाना ने एआई एडवाइजरी काउंसिल फॉर लाइफ साइंसेस कंस्टिट्यूट करने का निर्णय लिया था। ये कंस्टिट्यूट करेंगे जनवरी 2025 में तेलंगाना में। 23 नवंबर 2024 को भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा में किस विश्वविद्यालय में किया गया था? ये तो वैसे हम बता चुके हैं आपको, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। लेकिन किसने उद्घाटन किया था, ये आपसे पूछ सकते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल ने ज्वाइंटली इसको इनॉग्रेट किया था। डी यहाँ पे सही है। इसको क्यूरेट किसने किया? अंजिता बी नायर ने। डी यहाँ पे सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 18 नवंबर 2024 को मेटा पर अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए 214 करोड़ रुपए लगभग का जुर्माना लगाया था। ये सही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ब्रेन रॉट को ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। ब्रेन रॉट वर्ड काफी चर्चा में है। जब आप ट्रिवियल सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन गैदर करते जाते हैं तो एक तरीके से मीनिंगफुल फैक्ट्स जो आप भूलते जाते हैं तो उसको ब्रेन रॉट बोलते हैं। ठीक, मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन, जो कि वर्ड चुनावों में काफी यूज होता है, इसको वर्ड ऑफ द ईयर अपना घोषित किया है। न्यू सी रूट ईस्टर्न सी कॉरिडोर, इसको लॉन्च किया गया था भारत रशिया के बीच ट्रेड प्रमोशन के लिए। ये वैसे चर्चा में 2021 से है, लेकिन इसको ऑफिशियली अभी लॉन्च कर दिया गया है। इसको चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न सी कॉरिडोर भी कहा जाता है, जो 5600 नॉटिकल माइल्स लंबा होगा। इससे भारत के जो ईस्टर्न तट के बंदरगाह जैसे चेन्नई, पारादीप, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, इंदौर, कोलकाता, इनको रशिया के ईस्टर्न पोर्ट से बेसिकली जो व्लादिवोस्तोक है उससे जोड़ने का काम किया जाएगा। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। 4 के चारों कथन यहाँ पे करेक्ट है और चारों बहुत जरूरी फैक्ट हैं। 4 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अपने वहां के रेस्टोरेंट्स, होटल्स और पब्लिक प्लेसेस में बीफ परोसने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है? असम ने किया था ऐसा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 17 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव का विधेयक प्रस्तुत किया था। ये सही। बिल टेबल किया जा चुका है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, जिसको हेड कर रहे हैं पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि कांग्रेस से। इन्होंने लीगली गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस सभी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए जो है इसको रिकमेंड किया है। ठीक है, एमएसपी जो प्रेजेंट में है उसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, आपको पता होना चाहिए। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है शुगर केन पर, मतलब शुगर केन ही एकमात्र ऐसा कह सकते हैं प्रोड्यूस है जिस पर जो कह सकते हैं दिया जाता है पैसा, वो कुछ हद तक उसके लीगल प्रोविजन है। अदर किसी क्रॉप पर एमएसपी लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने एमएसपी को लीगलाइज करने के लिए यहाँ पर रिकमेंड किया, ये भी सही है। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने के लिए कहा, मैनेजमेंट ऑफ सेक्रेड ग्रूव्स के लिए। जो कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं जिसको सेक्रेड ग्रूव्स कहा जाता है, इसके लिए एक पॉलिसी बनाने के लिए कहा है। सेक्रेड ग्रूव्स की लिस्ट जो हम ज्योग्राफी लिस्टिंग में पहले से देते रहे हैं, अब वो और इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके एग्जाम के लिए। किस स्टेट में कौन सा सेक्रेड ग्रुप पाया जाता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरीके से करंट से स्टैटिक से चीजें जुड़ती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन अगर बिल पारित हो जाता है तो कौन कौन से अमेंडमेंट्स होंगे आपसे पूछ सकते हैं। आर्टिकल 82A में अमेंडमेंट, आर्टिकल 82A जोड़ा जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 83 अमेंड किया जाएगा, आर्टिकल 172, 327 ये अमेंड किया जाएगा। हालांकि जो बिल के प्रोविजन है उसमें स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि जब तक 2034 का मतलब 2034 तक लोकसभा पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पूरा किया जा सकेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने 14 दिसंबर 2024 को अपने वहां के राष्ट्राध्यक्ष यू सुक योल के अल्पकालिक मार्शल लॉ के फैसले के लिए महाभियोग चलाया था? तो साउथ कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ वहां की असेंबली ने जो है महाभियोग प्रस्ताव जो है लाया था। ऑप्शन नंबर पी यहाँ पे सही है। ये सब चीजें करंट अफेयर पूछी जाते हैं, कहीं पर किसी राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ महाभियोग लाया गया, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो साउथ कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष को वहां से हटाने के लिए वहां की असेंबली ने महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था। भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्षों में पहली कुवैत यात्रा के बारे में कौन सा कथन गलत है? 43 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यात्रा की, सही। लास्ट टाइम इंदिरा गांधी गई थी। प्रधानमंत्री जो है कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सबा के कहने पर गए थे, ये सही। नरेंद्र मोदी जी के अलावा वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ये कुवैत हालांकि विजिट कर चुके हैं 2009 में,
और कुवैती प्राइम मिनिस्टर जो है भारत आ चुके हैं 2013 में। तो सारे कथन यहाँ पे सही है, गलत कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दिसंबर 2024 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट की निदेशक निर्देशिका कौन है? ऑल वी इमेजिन इट एज लाइट इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है कि बीपीएससी ने इससे सवाल पूछा और यूपीपीएससी ने पूछा, आरएस भी पूछ सकता है, एमपीपीएससी पूछ सकता है। इसकी डायरेक्टर हैं पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया, ठीक है, ये जो है इसकी डायरेक्टर है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट कोई हिंदी फिल्म नहीं, ध्यान रखिएगा, ये मलयालम भाषा में, मलयालम। तो इसको नॉमिनेट किया गया है बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में, और बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर के लिए पायल कपाड़िया का नाम जो है ये नॉमिनेट किया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 के लिए। इसके अलावा क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2025 के लिए भी ऑल वी इमेजिन एज लाइट फिल्म को नॉमिनेट किया गया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 11 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के किस जिले में गीता जयंती के अवसर पर 3721 आचार्य एवं बटुकों समेत 7000 से अधिक लोगों द्वारा सामूहिक गीता पाठ का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? थर्ड चैप्टर ऑफ भागवत गीता जो है कर्मयोग, इसको रिसाइट किया गया था इन लोगों के द्वारा भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए भोपाल। 3 दिसंबर 2024 को विश्व बैंक ने किस राज्य के पिछड़े जिलों के आर्थिक विकास के लिए 188.28 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लैगिंग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए यह ऋण अप्रूव किया गया है, बी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और अंतर्राष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति ने संयुक्त रूप से समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता के लिए 40 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय की शुरुआत की है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमेटी ने 40 मेंबर की इंटरनेशनल एडवाइजरी बॉडी जो है मरीन केबल रिजाइलेंस के लिए शुरू की है। ये सही। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नो डिटेंशन पॉलिसी स्टूडेंट्स की कक्षा 8 और कक्षा 5 के छात्रों के लिए एंड कर दी है। पहले मतलब कक्षा 5 में कक्षा 8 और 8 के छात्रों को ऐसे ही पास कर देते हैं, मतलब किसी को रिटेन नहीं किया जाता था, मतलब किसी को फेल नहीं किया जाता था। उस पॉलिसी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एंड कर दिया है। छात्रों को फेल किया जा सकेगा क्लास 5th में भी, क्लास 8th में भी। हिमाचल प्रदेश ने 2025 में लक्ष्य रखा था ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का, लेकिन 2025 में उन्हें लगता है कि नहीं बन पाएंगे, तो ग्रीन एनर्जी स्टेट अब हिमाचल प्रदेश कब तक बनेगा? 2026 तक। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अंडर वाटर केबल रिजाइलेंस समिट जो है ये अबूजा नाइजीरिया में होगी फेब 2025 में। इंडिया के 17 इंटरनेशनल सबमर्ज्ड केबल्स हैं 14 डिफरेंट लैंडिंग स्टेशन में। स्टेशन से मतलब जो शुरू हुए हैं मुंबई, चेन्नई, कोची, तुतीकोरिन और त्रिवेंद्रम से हमने 17 इंटरनेशनल सबमर्ज्ड केबल्स अपने डाले हुए हैं, पता होना चाहिए आपको। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि अगर कोई बच्चा 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होता है तो उसको 2 मंथ के भीतर एग्जाम पास करना पड़ेगा, तभी वो आगे की क्लास में प्रमोट हो पाएगा। 15 दिसंबर 2024 को वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के किस जिले में विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में जीएसआई के एक अत्याधुनिक भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक स्टेट ऑफ आर्ट जियोलॉजी म्यूजियम का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया है? तो उद्घाटन किया है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ये जियो साइंस म्यूजियम है भारत का पहला, और इसमें 2 गैलरी ऐसी लगाई गई हैं जो अर्थ और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को जो है पिक्टोरिकली दिखाएंगे। आपसे सिंपली पूछ सकते हैं भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आगे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने नवोदय विद्यालय एनवी स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो 28 नवोदय विद्यालय जो है अगले 5 वर्षों में स्टैब्लिश किए जाएंगे 2024 से 2029 के बीच। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। ऐसे ही इसी बैठक में निर्णय लिया गया था कि कितने केवी यानी केंद्रीय विद्यालय स्टैब्लिश किए जाएंगे? तो करीब जो है 85 केंद्रीय विद्यालय स्टैब्लिश किए जाएंगे। 11 ऐसे बनेंगे मध्य प्रदेश में, 9 राजस्थान में, 5 उत्तर प्रदेश में, 4 उत्तराखंड में। आगे 6 दिसंबर 2024 को मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला किस क्रम का सदस्य बना है? तो मोल्डोवा जो है 105वां सदस्य बना है आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। आईएसए का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे स्थित है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बता सकते हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। मोल्डोवा की मैपिंग हमने लास्ट मंथ आपको कराई थी। मोल्डोवा के साथ जो 2 कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। कौन से 2 ऐसे कंट्री जो मोल्डोवा से बाउंड्री शेयर करते हैं? आगे क्वेश्चन है, विश्व बैंक की सहायता से निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी? हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि वर्ल्ड बैंक जो है सपोर्ट करेगा एआई सेंटर, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर जो है डेवलप किया जाएगा हरियाणा में।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दिसंबर 2024 में सऊदी अरब के समुद्री इलाके के किनारे ऑयल फील्ड में लिथियम पाया गया है। और सऊदी अरामको जो कंपनी है, वहाँ की स्टेट कंपनी, उन्होंने वहाँ पर एक्सप्लोरेशन भी शुरू कर दिया है। सही है। सेकंड स्टेटमेंट है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एनसीडीआरसी, जो है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एक क्वासी जुडिशियल कमीशन है। 1988 में स्टैब्लिश की गई थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। ये सही है। अब एक चीज हमको कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा। कमेंट आपको ये करना है कि कितने रुपीस का डिस्प्यूट जो है होना चाहिए जिसको एंटरटेन करेगा एनसीडीआरसी, मतलब कितने रुपए का गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू होना चाहिए जिससे रिलेटेड डिस्प्यूट पर जो है कह सकते हैं सुनवाई करेगा ये कमीशन। कितने रुपए की लिमिट है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। द टर्म नियो एंटीजेंस, नियो एंटीजेंस टर्म ये चर्चा में था दिसंबर 2024 में। ये बेसिकली क्या है? रिफर्स टू प्रोटीन्स दैट आर फाउंड ओनली ऑन कैंसरस सेल्स। कैंसरस सेल्स में जो प्रोटीन पाया जाता है उनको नियो एंटीजन कहा जाता है। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही है। सप्लाई चेन काउंसिल ये फॉर्म की गई थी सप्लाई चेन स्ट्रेंथनिंग एग्रीमेंट के अंतर्गत। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द चेयर? सप्लाई चेन काउंसिल की चेयर किसको मिली है? ये अमेरिका को मिली है। सप्लाई चेन स्ट्रेंथनिंग एग्रीमेंट के अंतर्गत सप्लाई चेन काउंसिल जो कंस्टिट्यूट की गई है, यूएस को चेयर और इंडिया को वाइस चेयर इसमें बनाया गया, ये जरूरी है। तो वाइस चेयर जो है सप्लाई चेन स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन काउंसिल किसको मिली है? वाइस चेयर इंडिया को, चेयर किसको मिली है? अध्यक्षता ये अमेरिका को। इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि 10,000 न्यूली फॉर्म्ड मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है, डेयरी और फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, ये लॉन्च की गई थी अमित शाह जी के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन को देख रहे हैं। सही है। सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, इन्होंने अनवील किया था सेंटेनरी सेलिब्रेशन लोगो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता के लिए। ये सही है। आपसे पूछ सकते हैं कौन सा एयरपोर्ट हमारा अपना 100वां वर्ष मना रहा है? ये कोलकाता का एयरपोर्ट होगा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने चेयर किया था रिव्यू मीटिंग ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सिचुएशन पर, जो कि कहाँ पे हुई थी? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है, भारत ने 18 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कराई थी? इस टैगिंग में रोल किसका था? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड अरण्यक। तो गैंगेस डॉल्फिन को टैग किया गया था पहली बार असम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो पंबन ब्रिज जो है तमिलनाडु में बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। टोटल लेंथ इसकी 2.078 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड सेकंड वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है और इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। 105 वर्ष पुराने पंबन ब्रिज को ये रिप्लेस कर लेगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो पीसी होता कमेटी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से एसोसिएटेड है। बाकी सारी कमिटीज जो हैं ये वेस्टर्न घाट्स और उसके कंजर्वेशन संबंधित है। ध्यान रखिएगा। संजय कुमार समिति यह भी बनी है। माधव गाडगिल समिति 2011 की, कस्तूरी रंजन समिति 2012 की। खान या फिर खनन मंत्रालय ने 18 दिसंबर 2024 को भारत के पहले अपतटीय क्षेत्र खनिज ब्लॉक की नीलामी पर वेबिनार आयोजित किया था। ये सही। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस यहाँ पर इशू की है टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ये सही। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक 8 सदस्यीय समिति बनाई टू डेवलप फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलिंग ऑफ एआई इन द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरीके से हम लोग एआई को एथिकली लागू कर सकते हैं, इसको स्टडी करने के लिए एक समिति बनाई है 8 सदस्यों की। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। समिति की अध्यक्षता कौन कर रही है, जरूर आपसे पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट कमेटी जो बनाई गई है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं पुष्पक भट्टाचार्य। तो पुष्पक भट्टाचार्य समिति किससे संबंधित है? ये फ्रेमवर्क बनाने के लिए किस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्सिबल एआई को फाइनेंशियल सेक्टर में शामिल कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? इंडिया फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक जो है चेन्नई में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर ए। 21 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने नागपुर के मनसर में NH44 पर बने देश के पहले बायो बाइटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया था? नागपुर में मनसर में फर्स्ट बायो बाइटुमेन बेस्ड नेशनल हाईवे सेक्शन, इसका उद्घाटन किया था हमारे
मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे देख रहे हैं मंत्री नितिन गडकरी जी ने, ठीक है। और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून ने ये बायोबाइटुमेन डेवलप किया है पैडी स्ट्रॉ से, धान के भूसे से इसको बनाया है। वैसे तो देखिए बाइटुमेन एक हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन बायोबाइटुमेन जो है जो कह सकते हैं बायो रिसोर्सेज होते हैं उससे बनाया जाता है, बायो वेस्ट वगैरह से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत को 28 नवंबर 2024 को 2025-26 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित किया गया है। री-इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग कमीशन फॉर द ईयर 2025-26, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यूनेस्को ने डिक्लेयर किया वेस्ट बंगाल को टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म, ये सही है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने उड़ान यात्री कैफे ये कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसको थोड़े से चीपर रेट्स पर अवेलेबल कराना है, क्योंकि एयरपोर्ट में बहुत महंगी चीज़ें बिकती हैं, आप सभी को पता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। 6 दिसंबर 2024 को अमेरिका के किस राज्य के स्टेट कैपिटल भवन में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया गया था? नेब्रास्का में। नेब्रास्का में नेब्रास्का स्टेट ने दिसंबर 6 तारीख को महात्मा गांधी मेमोरियल डे भी घोषित किया है, ये ध्यान रख सकते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? भूपेंद्र यादव जी ने मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व को देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। एनटीसीए ने भी इसको अधिसूचित कर दिया है। तो हमारे पास अब 57 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। ये 57 में कौन सा है? रातापानी टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेस विजन 2047 अपना जारी किया है, जिसमें भारत ने लक्ष्य रखा है कि इंडियन स्पेस सेंटर जो है, ठीक है, ये भारत अंतरिक्ष कह सकते हैं केंद्र जो है, भारत अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक स्टैब्लिश करने का लक्ष्य रखा है। और एक भारतीय जो है ये मून पर उतरेगा 2040 तक, ये लॉन्ग टर्म विजन रखा है हमने। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत टारगेट रखा गया 10 लाख सोलर पावर प्लांट्स लगाने का 2025 तक, और 1 करोड़ सोलर पावर प्लांट्स लगाने का 2027 तक। काफी एम्बिशियस टारगेट है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 25 दिसंबर 2024 को अजरबैजान एयरलाइंस विमान एम्ब्रेयर 190 जेट निम्नलिखित में से किस देश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? एम्ब्रेयर 190 ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था कजाकिस्तान में, ठीक है, कजाकिस्तान। अक्ताऊ नामक जगह पर, सिटी ऑफ अक्ताऊ, कजाकिस्तान में ये जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ था कोहरे के कारण, हैवी फॉग के कारण। आगे क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत का सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा निलंबित कर दिया है? तो ये व्यापार संबंधी एक दर्जा होता था मोस्ट फेवर्ड नेशंस का, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा स्विट्जरलैंड ने वापस ले लिया है भारत से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। साइक्लोन चीडो के बारे में क्या सही है? स्टडी 4 का साइक्लोन चीडो मोजाम्बिक के काबो डेलगाडो प्रांत में आया था, और इससे पहले फ्रांस के मायोट में इसने तबाही मचाई थी। चाइडो साइक्लोन जो है, इसने मायोट नामक जगह को हिट किया था फ्रांस में, ठीक है। इसमें 1000 लोग मारे गए थे। 225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है इसकी विंड चल रही थी। सारे कथन इसमें सही है, डी। अब असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आने लग रहे हैं आजकल पेपर में। भारत में उद्यमशीलता की भावना पिछले 1 दशक में आदर्श बदलाव से गुजरी है, सही है। सिटीज लाइक बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई एंड दिल्ली एनसीआर हैव बिकम हब्स ऑफ इनोवेशन, ये सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ए, ठीक है, ए। आगे क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई 18वीं द्विवार्षिक ISFR जो आई है, उसमें 2 स्टेटमेंट है, उसमें बताना क्या सही है। इंडिया का ग्रीन कवर जो है 25% के थ्रेशोल्ड को पार कर गया है पहली बार, ये सही है। फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर मिला करके हमारा ग्रीन कवर 25% के मार्क्स से ज्यादा हो चुका है पहली बार, ये सही है। 2003 से 2023 के बीच जो डेंस फॉरेस्ट है, जो लगभग पंजाब के आधे साइज का हिस्सा आप मान सकते हैं रफली, वो गायब हो चुका है, इस रिपोर्ट में कहा गया है, सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, 1 और 2 बोथ करेक्ट। अक्षय ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने वाले इन सरकारी पहलों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। आपको लगता है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग लगातार रिसर्च करते हैं, जो भी पुरानी स्कीम भी न्यूज में रहती है उसको भी रिवाइज कराते रहते हैं। तो आप ये क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, पेड ग्रुप मेंबर्स को इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक। बाकी आप भी कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत गूगल करिए। अगर आज गूगल करेंगे तो लंबे समय तक याद रख पाएंगे। पहले PM कुसुम, फिर हरित ऊर्जा गलियारा यानी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली, ये तो अभी आया है, और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इनको क्रम से लगाना है, कौन पहले आया कौन बाद में।